सुप्रभात बच्चों, अब तक के वीडियो में हमने बड़े भाई साहब कहानी के भाग 1 व 2 के अंतर्गत बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व, उनके निर्देश और नसीहतें, लेखक यानी छोटे भाई द्वारा पढ़ाई संबंधी योजनाएं बनाना, वार्षिक परीक्षा फल और उसका परिणाम पढ़ा और समझा तथा बड़े भाई साहब के माध्यम से शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार को समझा। आज हम शुरू करेंगे भाग 3। भाग 3 में हम पढ़ेंगे कि बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और लेखक फिर से अपने दर्जे में अव्वल आता है। बड़े भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेखक का रंगे हाथों पतंगबाजी में पकड़े जाना, फिर अनुभव का महत्व और लेखक की सहमति, ये सारे शीर्षक हम इस भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो शुरुआत करते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगी। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। इन दोनों अनुच्छेदों में लेखक कहते हैं कि अगले वर्ष की परीक्षाएं हुई और लेखक फिर अपने दर्जे में अपनी कक्षा में अव्वल आया यानी प्रथम आया, और बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके जो पढ़ाई की थी लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। तो लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया भी आई। इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया था, क्योंकि भाई साहब तो फेल होकर उसी कक्षा में थे और लेखक पास होने के बाद उनके बराबर पहुंचने वाला था। एक बार लेखक को यह बुरा विचार आया मन में कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और वो पास हो गया तो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ेंगे और फिर बड़े भाई साहब उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुरंत उसने अपने इस विचार को अपने मन से हटा दिया, क्योंकि उसके मन में फिर अपने भाई के प्रति एक अच्छी भावना आई। उसे लगा कि मैं ये बात गलत सोच रहा हूँ, आखिर हैं तो मेरे बड़े भाई और मेरे भलाई के लिए ही वो डांटते हैं मुझे, और हो सकता है अभी मुझे बुरा लग रहा है कि जब वो मुझे डांटते हैं तो मुझे बुरा तो ज़रूर लगता है, पर शायद ये उनके उपदेशों का ही असर है या उनके समझाने का ही असर है कि मैं दनादन में फटाफट दोनों साल पास हो जाता हूँ, और पास ही नहीं होता बल्कि इतने अच्छे नंबरों से मैं पास होता हूँ। क्योंकि लेखक अपने बारे में भी जानता है, अपनी कमी को समझता है कि उसे पढ़ाई के प्रति तो उसकी रुचि है नहीं, उसकी रुचि तो खेल कूदों में है। लेकिन बड़े भाई के डर के कारण वो थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाता है और उसकी बुद्धि तीव्र है, जो वो थोड़ी देर जितना भी पढ़ता है वो उसके दिमाग में रह जाता है, उसको समझ लेता है, तो वो पास भी हो जाता है। अब आगे, अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद
अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में हम समझ रहे हैं कि बड़े भाई साहब के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। तो जब बड़े भाई साहब दूसरी बार भी फेल हो जाते हैं तो इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे, लेकिन अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। अब वो लेखक को उतना डांटते नहीं थे, या उन्हें ऐसा लगता था शायद कि उन्हें अब लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि वो खुद तो फेल हो जाते हैं। उनको यह भी लगने लगा था कि अब वो शायद लेखक को डांटने का अधिकार उनके पास नहीं रहा। इसका फ़ायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब पहले तो लेखक मैदान में जाता था, खेलता था, अब उसको एक नया शौक़ पैदा हो गया पतंगबाजी उड़ाने का। पतंगबाजी में वो दोस्तों के साथ लगा रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात का पूरा ध्यान रखता था, लेखक यानी छोटा भाई, कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उसे यह सब करते हुए देख ना लें, क्योंकि उसकी नज़रों में अभी भी बड़े भाई साहब का कुछ लिहाज बचा हुआ था। भले ही लेखक की स्वच्छंदता तो बढ़ गई थी उसके पास होने से, अब वो समझने लगा था कि बड़े भाई साहब डांटे ना डांटे, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, यानी कि मेरी किस्मत अच्छी है, मैं पास हो ही जाऊंगा। तो छोटे भाई का जो था, उसकी स्वच्छंदता के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और पतंगबाजी में क्या क्या करता था, पतंग उड़ाने की जो प्रतियोगिताएं करवाते थे, ये सारे काम उनके दोस्त लोग चुपचाप मिलजुल कर करते थे। बड़े भाई साहब को कानों कान खबर भी नहीं होती थी, क्योंकि वो लेखक के मन में थोड़ा सा अपने भाई के प्रति एक लिहाज था, तो वो नहीं चाहता था कि बड़े भाई साहब इस बात को समझें या जानें कि उनका सम्मान और उनका लिहाज लेखक की नज़रों में कुछ कम हो गया है। वो उस बात को वो बने रहना देना चाहते थे कि भाई को पता ना चले कि वो लेखक अब उनका सम्मान नहीं करता, क्योंकि वो बाहरी दिखावे से तो अपने भाई का पूरा सम्मान करते थे। एक दिन संध्या समय होटल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। इस अनुच्छेद में बताया गया है
कि लेखक का रंगे हाथों पतंगबाजी में पकड़े जाना और भाई साहब का उसे देखना और फिर डांट लगाना। तो एक लेखक कहता है कि एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया। उस समय भाई साहब बाजार से आ रहे थे और भाई साहब ने डांटते हुए उसे कहा कि 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ, बाजारी लौंडों का मतलब है आवारा लड़कों के साथ, पतंग लूटने में उसे शर्म नहीं आती। कम से कम उसे अपनी पोजीशन का, अपने रुतबे का तो ध्यान रखना चाहिए कि तुम अच्छे घर के हो, हॉस्टल में पढ़ते हो और अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। ना आवारा लड़कों के साथ तुम क्यों पतंगबाजी कर रहे थे? कम से कम अपनी हैसियत का, अपनी पोजीशन का, अपने पद, अपने रुतबे का ख्याल इंसान को रखना चाहिए। अब आगे लेखक के भाई साहब फिर समझाते हैं उन्हें। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राजव्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। इस अनुच्छेद में बड़े भाई साहब छोटे भाई को अनुभव का महत्व समझा रहे हैं। जब छोटा भाई बाजार में आवारा लड़कों के साथ कनकव्वे यानी पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, तब भाई साहब उसे बहुत डांट लगाते हैं और उसे समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम 8वीं जमात यानी कक्षा 8वीं कक्षा में हो, तो ये 8वीं कक्षा उस ज़माने में कोई छोटी मोटी कक्षा नहीं मानी जाती थी। तो वो समझाते हुए कहते हैं कि किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग, इतने कितने 8वीं तक पढ़े लिखे लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे और आज भी कई मिडिल पास लोग, मिडिल पास का मतलब है यही 8वीं तक के लोग, अखबारों के संपादक हैं। और वो कहते हैं कि यदि मैं मान भी लूँ कि तुम होशियार हो, ज़हीन कहते हैं होशियार को, कि तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी होशियारी, ऐसा ज़हन किस काम का, यानी ऐसी होशियारी किस काम की जो तुम अपने बारे में, अपना भविष्य भी नहीं सोच सकते। और वो समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे होशियार होने के कारण हो सकता है तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या फिर मुझसे भी आगे निकल जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे, क्योंकि वो बड़े हैं। बड़े भाई साहब का कहना है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और ये 5 साल का अंतर
तुम क्या, खुदा यानी भगवान भी नहीं इसे मिटा सकता। और जब वो 5 साल बड़े हैं तो उनको अनुभव भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, एमए हो, डीलिट हो, डिफिल हो, कितनी भी डिग्रियां अगर तुम्हें मिल भी जाएंगी तो भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और उम्र का 5 साल बड़ा होना उसके अनुभव को दर्शाता है। तो आगे समझाते हैं कि किताबें पढ़ने से ही समझ नहीं आती, तुम ऐसा मत समझो कि खाली केवल किताबें पढ़ने से आदमी बुद्धिमान हो जाता है। समझ दुनियादारी से आती है, दुनिया को समझने से आती है, अनुभव से आती है। तो वो इसके लिए वो अपनी माँ और पिता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी माँ ने कोई कक्षा ही नहीं पास की और ना ही उनके जो पिता हैं वो भी 5वीं 6ठी कक्षा से आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो अब दोनों भाई, छोटे भी और बड़े भी, कि हम चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ लें, कितना ही हम पढ़ लिख जाएं, अम्मा यानी उनकी माँ और उनके पिता को जो समझाने का, अपने बच्चों को समझाने का और सुधारने का अधिकार है वो उनके पास हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं रहेगा वो अधिकार कि वे उनके जन्मदाता हैं, कि उन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया है, बल्कि इसलिए रहेगा कि उनके माता पिता को दुनिया का तजुर्बा, दुनिया का अनुभव उन बच्चों से ज़्यादा है। तो वो ये बताते हैं आगे कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, अमेरिका के 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने तारे हैं, ये उन्होंने चाहे नहीं पढ़ा, क्योंकि ये चीज़ें हम स्कूली ज्ञान में सीखते हैं, विद्यालय जाते हैं, किताबों में हमें ये लिखा हुआ मिलता है तो हम पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि माता पिता ने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनका ज्ञान बच्चों से हमेशा ज़्यादा रहेगा, उनका अनुभव हमेशा ज़्यादा रहेगा। और इसीलिए वो समझाते हैं कि उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी वह पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो लेकिन उसे अनुभव ना हो, तो उस पढ़े लिखे अनुभवहीन व्यक्ति से वो अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, जो अनपढ़ तो है लेकिन उसे दुनियादारी का अनुभव है। अब आगे अगला अनुच्छेद इस प्रकार है, दैव ना करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हों तो किसी को तार न दें, न घबराएं न बदहवास हों, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। तो इस अनुच्छेद में बड़े भाई साहब अपने हेडमास्टर साहब का उदाहरण देकर समझाते हैं, नहीं सॉरी, अपने हेडमास्टर साहब के साथ साथ अपने पिताजी और अम्मा जी का भी उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात।
उन्होंने लेखक को समझाते हुए कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं कि समझाते हुए कहते हैं कि दैव कहते हैं भाग्य को, कि ईश्वर ना करे कि अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे, यानी कि तुम घबरा जाओगे। और क्या करोगे उस घबराहट में? पिताजी को ताड़ दोगे, और इसके सिवा और तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि तुम्हारी जगह पिताजी होंगे तो किसी को तार नहीं देंगे, ना वो घबराएंगे, ना वो बदहवास होंगे, अपने होश भी नहीं खोएंगे। तो पहले वो क्या करेंगे? अनुभवी इंसान है, उन्हें अनुभव है ज़िंदगी का, तो पहले खुद बीमारी को पहचानने की कोशिश करेंगे और घरेलू इलाज करेंगे, और यदि उसमें सफल नहीं हुए तो फिर वो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। और वो कहते हैं कि बीमारी तो खैर बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि तुम और हम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कैसे चलता है। हॉस्टल में जो उनके पिता उनके लिए भेजते हैं खर्चा, वो होता तो महीने भर का है, लेकिन 20-22 तारीख तक ही उनका सारा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस महीने को पूरा करने के लिए नाश्ता बंद कर देते हैं कि नाश्ता नहीं खाएंगे तो थोड़ा खर्चा बचेगा। धोबी को कपड़े धोने देते हैं और नाई से बाल कटवाते हैं, तो पैसे देने की बारी में मुंह चुराने लगते हैं, क्योंकि अगले महीने का मुंह चुराना मतलब छिप जाते हैं कि अगला महीना आएगा, जब घर से पैसे आएंगे तब वो इन चीज़ों के पैसे देंगे, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें आता नहीं है घर चलाना, कि इतने पैसों में हम कैसे घर चलाएं कि पूरे महीने हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो वो कहते हैं कि 20-22 तारीख तक ही हम एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास कोई पैसा बचता ही नहीं है। और वो बताते हैं कि हमारे दादा या पिताजी ने तो अपनी उम्र का एक बड़ा भाग अपना इज्जत और अपना अच्छा नाम कमाने में बिताया है, और साथ ही नाम भी कमाया, इज्जत भी कमाई, और अपने पूरे बड़े परिवार का पालन पोषण भी किया उन्होंने, उतने ही पैसों में जितना पैसा वो आज हमें हॉस्टल में 2 भाइयों को खर्चा के लिए भेज रहे हैं। तो वो बताते हैं, लेखक बताता है कि उनके परिवार में, उनके पिता के परिवार में 9 जनों का बड़ा परिवार था, और छोटे से तनख्वाह में उनके पिता ने इतना अच्छा गुजारा किया, इतना अच्छे ढंग से परिवार चलाया कि आज उनका नाम होता है। और साथ ही वो अपने हेडमास्टर साहब का भी उदाहरण देते हैं कि हेडमास्टर साहब एमए हैं, और वो भी एमए भारत में नहीं, वो डिग्री ली है उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो और 1,000 रुपये महीना उनकी पगार है, उनकी तनख्वाह है। उस ज़माने में 1,000 रुपये बहुत मायने रखते थे बच्चों। तो वो कहते हैं कि लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ, उनकी अनपढ़ माँ, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन अनुभवी है, उन्हें घर चलाना आता है। हेडमास्टर साहब जब परेशान हो गए थे कि उनके 1,000 रुपये भी घर चलाने के लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे, हमेशा कर्ज लेना पड़ता था, तब उनकी माता जी ने घर का प्रबंध अपने हाथों में लिया। और जब से हेडमास्टर साहब की माँ घर संभालने लगी हैं, तब से ऐसा लगता है जैसे मानो उनके घर में लक्ष्मी जी स्वयं रहने आ गई हों। तो यानी बरकत होने लगी कमाई में, क्योंकि उनकी माता को घर संभालना आता था। तो वो अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं कि ये घमंड, अपने गुरूर कहते हैं घमंड को, तो ये घमंड अपने दिमाग से निकाल दो, अपने दिल से निकाल दो, और कि तुम मेरे पास होकर के तुम मेरे बराबर आ गए हो और तुम अब आज़ाद हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरे रहते हुए तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, लेखक कहते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। तो इन अनुच्छेदों में बच्चों लेखक अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं, और साथ ही लेखक अपने बड़े भाई के उपदेशों को ध्यान से सुन रहा है और उस पर अपनी सहमति भी जता रहा है। तो लेखक के बड़े भाई कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ
और तुम ये ना समझो कि तुम पास होकर के मेरे बराबर पहुंच गए हो। तुम मेरे बराबर पहुंच भी जाओगे तो भी मैं तुमसे बड़ा रहूँगा, और मेरे रहते हुए तुम गलत रास्ते पर नहीं चल सकोगे। और अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो वो थप्पड़ दिखाते हुए कहते हैं कि मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर भी सुधार सकता हूँ। तो लेखक अब अपने बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है, और वह अपने बड़े भाई साहब से कहता है कि आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। आप मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई की बातें सुन करके सजल कहते हैं जल से भरी हुई आंखों से। लेखक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे महसूस होता है कि मैं अपने भाई के आगे कितना छोटा हूँ। उसे अपने छोटेपन का एहसास होता है और वो नतमस्तक हो जाता है भाई की इस नई तरकीब के आगे कि भाई ने कैसे उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। और लेखक को लगने लगता है कि हाँ, जो कुछ भी मेरे बड़े भाई कह रहे हैं वो वास्तव में उससे प्यार करते हैं, अपने छोटे भाई का भला चाहते हैं, और इसीलिए उसको समझाने के लिए वो ऐसा कहते हैं। तो लेखक कहता है, हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सब बातें कहने का आपको पूरा अधिकार है। मैं आपका छोटा भाई हूँ। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकव्वा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में बड़े भाई साहब के समझाने का लेखक पर असर भी होता है, और बड़े भाई साहब के अंदर भी एक मासूम बच्चा छिपा होता है जो उसी समय उड़ती हुई पतंग को देखकर भाई साहब की हरकतों से पता चलता है। लेकिन वो बड़े होने के कारण अपने छोटे भाई के लिए अपने भावनाओं को दबा करके एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वो अपना बड़प्पन दिखाते थे। तो छोटे भाई की बातें सुन करके बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को गले लगा देते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा, बड़ा भाई होने के कारण होते हुए भी, मैं बड़ा भाई होते हुए भी मैं भी तुम्हारी तरफ पतंगें उड़ाने लगूंगा, तो फिर मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा? तो उस भाई साहब के ऐसे समझाते समझाते उसी समय भाई साहब देखते हैं कि एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई के पीछे पीछे दौड़ रहा था। इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब का बचपन अभी भी जिंदा था, लेकिन वो अपने छोटे भाई को समझाने के लिए, उसके लिए आदर्श बनने के लिए अपने मन को मार रहे थे। तो बड़ों को, बच्चों, इस कहानी से हमें पता चला कि बड़ों को अपनी भावनाएं कितनी दबानी पड़ती है केवल बड़ा होने के कारण, ताकि उसके छोटे भाई बहन सही रास्ते पर चलें। और यदि वो बड़े खुद गलत काम करेंगे तो छोटे उसको उल्हाना देंगे कि आप हमें कैसे समझा सकते हैं जब आप खुद ऐसा काम करते हैं। इसलिए बड़ा होना कोई आसान नहीं होता। बड़े को पग पग पर अपना मन मानना पड़ता है, समझना पड़ता है, दुनियादारी देखनी पड़ती है, और साथ ही माता पिता की डांट भी खानी पड़ती है कि तुम बड़े हो। ठीक है, तो आज हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।